तो मैं आपसे कह रहा था कि पिछले सेशन में हमने क्या किया था कि इंटरनेशनल रिलेशंस पर आने वाले सभी सवालों का बेसिक क्या होना चाहिए, एक बेसिक कंपोनेंट जो आप हर क्वेश्चन में यूज कर सकते हो, एसडीजी का, यूएन चार्टर का, यूएनएससी के फंक्शंस का और आर्टिकल 51 का, वो हमने देखा था। आज हम क्या करते हैं कि एक जो सबसे कॉमन थीम है, हर बार जिस पर सवाल बन रहे हैं, वो क्या है? इंडो पैसिफिक थिएटर। बट जब मैं इंडो पैसिफिक थिएटर बोलता हूं तो मेरा मतलब क्या है? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो इंडो पैसिफिक थिएटर में आते हैं? ठीक है, तो वहां से हम शुरू करते हैं। सबसे ज्यादा सवाल जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं इंडो पैसिफिक थिएटर से। अब पहले हमें समझना होगा कि जब हम इंडो पैसिफिक थिएटर बोलते हैं तो हम क्या क्या चीजें, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस, कौन कौन सी बॉडीज, कौन कौन से थिएटर इस इंडो पैसिफिक थिएटर में आ जाते हैं। सबसे पहली चीज अगर आप ध्यान दोगे तो यहां पर आपका एक मैप दिया है जिसमें इंडो पैसिफिक आपका समझाया गया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर के, हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर के और साउथ अमेरिका तक जो है, इनके बीच में जो एरिया है वो कौन सा एरिया है? इंडो पैसिफिक का एरिया है। अब इस थिएटर में कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो काम कर रहे हैं, जरा हम वो भी देखते हैं। आज आप आसियान सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक में है। क्वाड सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक में है। फेपिक सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक में है। उसके बाद में जय सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक में है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक में है। सार्क सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक में है। बिम्स्टेक सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक में है। एससीओ सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक का ही एक्सटेंशन है। उसके अलावा आप मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन सुनते हैं, वो भी इंडो पैसिफिक में है। यानी कि इंडो पैसिफिक थिएटर अपने आप में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस को लेकर के चलता है। सवाल दो तरह से आ सकते हैं। पहला, इंडिया की नेवल स्ट्रेटजी पर आ सकता है। ये एक माइंड में कितने सवालों को कैटर करता है? इंडिया की नेवल स्ट्रेटजी पर सवाल आ जाए, इंडिया आसियान पर, इंडिया शार्क पर, इंडिया बिम्स्टेक पर, इंडिया आईओआरए पर, इंडिया क्वाड पर, इंडिया जय पर, इंडिया एससीओ पर, इंडिया इंडो पैसिफिक पर सवाल आ जाए, उन सारे सवालों को एड्रेस करने वाला अकेला सिंगल माइंड मैप है। ठीक, तो पहले तो आपके स्क्रीन पर जो इंडियाज मल्टीलेटरल पार्टनरशिप्स इन द इंडो पैसिफिक देख रहे हैं, इसको पहले क्लियरली अपने दिमाग में रखिए कि इतनी पार्टनरशिप्स हैं इंडो पैसिफिक में जो आज इंडिया कर रहा है। दैट इज द नंबर 1। ठीक, अब हम शुरू करते हैं कि व्हेन वी टॉक अबाउट दिस एंटायर माइंड मैप ऑफ इंडो पैसिफिक, तो हमें शुरू कहां से करना है। ठीक, मैंने आपको इंडो पैसिफिक का मैप दिखा दिया। ठीक, कि इंडो पैसिफिक कहां है? हॉर्न ऑफ अफ्रीका से लेकर के और अमेरिका के कोस्ट तक, यानी कि इंडियन ओशन प्लस पैसिफिक ओशन दोनों को मिला करके आपका इंडो पैसिफिक का कोस्ट बन रहा है, वो हमें ध्यान रखना है। ठीक बात, आगे आइए। उसके बाद कि इंडो पैसिफिक है क्या, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ज्योग्राफिकल लोकेशन, वो है। ठीक, हमारी फॉरेन पॉलिसी में इंडो पैसिफिक कहां से और क्या क्या हमने चेंज किया है। सबसे पहले हमारी फॉरेन पॉलिसी के बेसिक फीचर्स इंडो पैसिफिक से चेंज कैसे हुए हैं। पहला, इंडिया एस्पायरिंग टू बिकम डेवलपमेंट आर्किटेक्ट्स ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। इंडिया क्या कर रहा है? डेवलपमेंट फोकस्ड फॉरेन पॉलिसी चला रहा है। इंडो पैसिफिक के जितने भी मेंबर्स हैं, most of the countries are either developing countries or they are least developed countries. अब फिपिक आइलैंड है वो least developed है। श्रीलंका, बिम्स्टेक, आपका जो आसियान है, डेवलपिंग है। तो what India is doing? India is saying that look, I am also developing. I have developed these things. I'll share it with you. You have developed something. Share it with me, and let's let's develop together. शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी का जो कॉन्सेप्ट है उस पर चल रहा है, इसीलिए बोला है इंडिया इज एस्पायरिंग टू बिकम डेवलपमेंट आर्किटेक्ट ऑफ द नेक्स्ट डिकेड। अगला क्या था? रोल ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप इन शेपिंग फॉरेन पॉलिसी। व्हेन प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेज कि नहीं भाई, इंडो पैसिफिक हमारी प्रायोरिटी है और उस इंडो पैसिफिक में भी हमारी आसियान की सेंट्रलिटी होगी, तो क्या होता है? आसियान कंट्रीज जिन पर चाइना के बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जहां चाइना बहुत सारा इन्वेस्ट कर रहा है, उस आसियान को आप भले ही चाइना की डीप पॉकेट से आप जो है लड़ नहीं सकते, लेकिन शेयर्ड कल्चर है आपका। यू कैन विन हार्ट्स, यू कैन विन माइंड्स, मे बी यू कैन नॉट विन विद मनी। एंड व्हेन यू हैव दिस थिंग ऑफ शेयर्ड कल्चर, देन व्हाट यू कैन डू, आप बोल सकते हो भाई एक्स्ट्रा केयर दिखाना, आसियान सेंट्रलिटी, मतलब वी केयर फॉर यू।
वी आर गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज, ठीक बात, तो वो ध्यान रखिए। उसके बाद पब्लिक डिप्लोमेसी, एंगेजमेंट ऑफ लार्ज इलेक्ट्रोड इन फॉरेन पॉलिसी, कीपिंग इट इन सिंक विद द एस्पिरेशन ऑफ पीपल। आप क्या कर रहे हो, आप देख रहे हो आपकी जो जनता है वो क्या कर रही है, इंडो पैसिफिक में बहुत सारा ट्रेड कर रही है, बहुत सारे अफ्रीका से लेकर के, अमेरिका से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया, जापान, आसियान, बिम्स्टेक, इन कंट्रीज में क्या आपकी जो जनता है, आपकी जो बेसिक आपकी जो डेमोग्राफी है वो इन कंट्रीज में दे आर ट्रेडिंग मोर, इंटरेक्टिंग मोर, ठीक है ना। और ऐसे स्थिति में क्या है कि कल्चरल कनेक्ट भी यहां पर बढ़ रहा है, तो आप अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी को पब्लिक डिप्लोमेसी के आधार पर लगा करके चल रहे हो और जनता के बीच में पब्लिक डोमेन में रख करके फॉरेन पॉलिसी को चला रहे हैं। मतलब इट इज नो मोर कन्फाइंड टू द आइवरी टावर्स ऑफ एकेडमिया, ठीक है ना। फिर फ्रॉम बैलेंसिंग पावर टू अ लीडिंग पावर, रीडिफाइनिंग स्ट्रेटेजिकल ऑटोनॉमी एंड नैम। इंडिया कर क्या रहा है, इंडिया कह रहा है वी आर नो मोर द बैलेंसिंग पावर। हम अब लीडिंग पावर्स को, जो बड़े ग्लोबल पावर्स हैं, हम उनको सेटिस्फाई करने नहीं जाएंगे, हम अपने टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट खुद डिसाइड करेंगे। इंडिया इज अ मार्केट ऑफ 140 करोड़ 150 करोड़ पीपल, आप आइए और हमारे यहाँ आकर के आपको जो करना है करिए, बट टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट विल बी डिसाइडेड बाय इंडिया। When India decides terms of engagement कि हम किन शर्तों पर आपसे बात करेंगे, किन शर्तों पर आपसे ट्रेड करेंगे, हमारी ये बॉटम लाइन्स है, हमारी ये रेड लाइन्स हैं, we will not tolerate terrorism, we will not tolerate any narco sponsored activity, it means you are being a leading power। आप डिसाइड कर रहे हो कि भाई ये ग्राउंड्स हमारे क्लियर हैं। आपने आरसीईपी नहीं ज्वाइन करा, ठीक, आपने जो है टेररिज्म को लेकर के नो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है, बिकॉज यू आर नाउ लीडिंग पावर, ठीक। उसके बाद स्ट्रेटेजिक रीमैपिंग, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज रोल इन द साउथ एशिया बाय प्रमोटिंग बिम्स्टेक एटसेट्रा, असर्शन ऑन ईस्ट ऑन नॉट ओनली वेस्ट। पहले क्या था, आप यूरोप पर फोकस कर रहे थे, आप अमेरिकास को पैसिफाई करने की कोशिश कर रहे थे, पहले आपकी सारी एनर्जी वेस्ट में लगी हुई थी। अब आपको क्या समझ में आया, दिस इज द सेंचुरी ऑफ एशिया, एशियन सेंचुरी है, प्लस अफ्रीका और एशिया दोनों की सेंचुरी हो सकती है अगर हम अफ्रीका को सही हैंड होल्डिंग कर दें। इंडिया विच हैज ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड, इट कैन प्रोड्यूस immense amount of goods and services, and if India can produce this amount of goods and services, then India will lead market. What better than Africa's and Asia's which are developing now। तो इंडिया ने वेस्ट का अप्रूवल, वेस्ट की सिंगल माइंडेडली वेस्ट पर फोकस रहना बंद कर दिया है। इंडिया को समझ में आया है कि लीडरशिप स्टार्ट्स फ्रॉम होम। हमारे आसपास का जो एशिया है उसमें हमारी शेयर्ड वैल्यू, शेयर्ड कल्चर हमारा है, हमारे कंसर्न्स कॉमन है, हमारी पॉवर्टी से लड़ने की फाइट कॉमन है, हमारे ग्लोबल गुड्स को लेकर के, एसडीजीज को लेकर के हमारे जो कंसर्न्स हैं वो कॉमन है। ऐसी स्थिति में अगर हम लोग साथ आ जाएं, ये टेक्निकल जो हमारी नॉलेज है इसको हम शेयर करें, जो हमारी डेवलपमेंट जर्नी है उसको शेयर करें, तो हम ग्लोबल गुड्स भी अचीव करेंगे, प्रॉस्पेरिटी भी लाएंगे, और वो प्रॉस्पेरिटी शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी होगी, गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज वाली प्रॉस्पेरिटी होगी। ऐसा नहीं है कि चाइनीज मॉडल की तरह हम सिर्फ अपनी ही बात कर रहे हैं। इसलिए जब आपने कहा स्ट्रेटेजिक रीमैपिंग, इंडिया इज लुकिंग टुवर्ड्स ईस्ट, व्हाई इंडिया इज अ नेचुरल लीडर for Africa's or for Central Asia's or for ASEAN's? Because India shares the concern. India says we believe in shared prosperity, this value of shared prosperity, and that confidence that I have done this, I have ensured कि भाई हमारे यहाँ फूड सिक्योरिटी हो, हमारे यहाँ पॉवर्टी रिड्यूस हो, हमारे यहाँ इकोनॉमिक वेलबींग हो, हमारी इकोनॉमी आज $3 ट्रिलियन की हो गई है, जल्दी हम 5 ही पहुंचने वाले हैं। ये एक्सपर्टीज हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। इसलिए अच्छा, जब आपको ये करना है तो आप चूज ही नहीं हो सकते कि इसके साथ हम जाएंगे, इस कंट्री के साथ नहीं जाएंगे, इसके साथ बात करेंगे, इसके साथ बात नहीं करेंगे। टुडे इंडिया इज कंफर्टेबल विद जीसीसी आल्सो, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इस्लामिक कंट्रीज के साथ में हम काम कर रहे हैं, म्यांमार के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या कह दिया, इंगेज विद ऑल। नैम हमने खत्म कर दिया एज इन कि नैम को और एनहांस कर दिया। वो था नॉन अलाइनमेंट, अब हमने कह दिया नहीं, ऑल अलाइनमेंट, सबके साथ काम करना है, ठीक। और वो सबके साथ कैसे, इशू बेस्ड अलायंस, कि जिन इश्यूज पर हमारा तुम्हारा कन्वर्जेंसेस बन सकते हैं वहां पर साथ आ जाते हैं। इंडिया चाइना के साथ भी क्लाइमेट चेंज पे खड़ा रहता है, ठीक है ना, तो वो ध्यान रखिए। कॉम्बैटिंग चाइनीज डीप पॉकेट्स बाय गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज, मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि अगर आपको पैसे से आप नहीं लड़ सकते तो आपको कंसर्न, इमोशन, कल्चर से लड़ना होगा कि भाई हमारा तुम्हारा कल्चर सेम है, हम तुम्हारे प्रति कंसर्न है, हम तुम्हें ग्लोबल
कम्युनिटी में तुम्हारी वॉइस रखेंगे, तुम्हारी आवाज बनेंगे, और तुम्हारे जो कंसर्न है, आज भले ही मेरे पास पैसा ना हो लेकिन हम कोई मैकेनिज्म निकाल सकते हैं, कोई एनडीबी बना सकते हैं, न्यू डेवलपमेंट बैंक, हम किसी एडीबी से, आपकी न्यू दिल्ली जो में जिसका हेडक्वार्टर है एनडीबी का, हम कोई एडीबी बनवा सकते हैं, एडीबी बनी हुई है एशियन डेवलपमेंट बैंक, वहां से हम फंड आपको दिलवा सकते हैं, हम किसी आईएमएफ से, वर्ल्ड बैंक से आपके लिए लॉबिंग कर सकते हैं कि भाई ने पैसा दिया जाए, बट वील इंश्योर दैट यू एज अ कंट्री स्टे इंटैक्ट। ठीक, तो गाइडेड बाय योर प्रायोरिटीज, उसको दिखेगा हाँ यार ये बंदा वास्तव में कंसर्न है मेरे लिए, ये हमारे यहाँ लोगों को ट्रेन कर रहा है, अफगानिस्तान में आपने लोगों को ट्रेन किया, अफ्रीका में आपने ट्रेन किया, ये हमारी कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाह रहा है, ये अपना पैसा थोपना नहीं चाह रहा, हम पे उधार नहीं जमाना चाह रहा और उसके बदले में जमीन हड़पना नहीं चाह रहा, अनलाइक चाइना। नेक्स्ट, नेबरहुड फर्स्ट एम्बार्किंग ऑन रीजनल आउटरीच। जब आप नेबरहुड फर्स्ट की बात करते हो तो आपको पता है लीडरशिप स्टार्ट्स एट योर होम, लीडरशिप स्टार्ट्स एट योर होम। जब आप अपने नेबरहुड को स्ट्रॉन्ग करना की कोशिश करते हो, जब आप अपने नेबरहुड को मजबूत करने की कोशिश करते हो, तो आपके नेबरहुड में ही एक्सेप्टेबिलिटी आती है कि हाँ ये एक्सेप्ट इंडिया एज अ लीडर, एंड फ्रॉम देयर योर ग्लोबल जर्नी बिगिंस। ठीक, तो ये हमारी बेसिक फीचर थे इंडो पैसिफिक में। उसके बाद इंडो पैसिफिक का इंडिया की जो पहली डॉक्ट्रिन है वो क्या है, सागा, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। अब समझिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रीजन, पहला शब्द ध्यान रखना, रीजन मतलब इंडिया किसको रीजन समझ रहा है अपना नेचुरल, इंडो पैसिफिक को, यानी कि इंडिया की लीडरशिप का अपना, भाई यू नो योर प्रोजेक्शन, पिछले साल का ऐसे याद करिए, आईआर के लिए बेस्ट एग्जांपल था वो, योर परसेप्शन ऑफ मी इज योर रिफ्लेक्शन ऑफ यू। तुम इंडिया को छोटा समझते हो, तुम इंडिया को बैलेंसिंग पावर समझते हो, बट माई अवेयरनेस ऑफ मी, योर रिस्पॉन्स टू माई रिस्पॉन्स टू यू is my awareness of me, my response to you is my awareness of me। मुझे पता है मैं क्या हूं, I am a leading power, I have this market, I have huge cultural imprint, I know what I am doing। So India is no more confined to BIMSTEC, that is why I have changed the fundamental game। earlier पिछले साल आप आते मैं आपको BIMSTEC अलग पढ़ाता, SAARC अलग पढ़ाता ही था मैं, but when India is confident that this region is my region, I am talking about Indo-Pacific, then first of all India's vision, this newfound confidence that this is my region, Indo-Pacific, this is most important। Region is no more कि हमने इंडियन ओशन की बात कर ली है, हमने अरब सी की बात कर ली है, बे ऑफ बंगाल की, पहले क्या था, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बिम्स्टेक। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ठीक, उससे आगे बढ़े क्या हुआ, IOR, इंडियन ओशन एसोसिएशन, अब हम इंडो पैसिफिक, राइट, अरीनास बड़े हो रहे, थिएटर बड़ा हो रहा है, तो रीजन, उसके बाद ऑल। सो वी वांट सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, दैट इज आवर कॉमन पॉइंट। क्योंकि जब ऑल होगा, हम कहते हैं ना जी ऑल चाहिए हमें, G7 नहीं चाहिए, G20 नहीं चाहिए, जी ऑल, जिसमें सब समान हो। हमारी फंडामेंटल IR की वैल्यू क्या है, इक्वलिटी, तो हम बोल रहे हैं ऑल इन रीजन। और जब ऑल इन रीजन की बात करेंगे तो जो छोटे से छोटा कंट्री है भी तुम्हारे साथ खड़ा होगा, वो भी UNSC में तुम्हें वोट करेगा, UN के इंपॉर्टेंट इलेक्शंस में तुम्हें जिताएगा वोट दे करके, ऑल। और इससे भी बड़ी चीज हमने कहा, ग्रोथ फॉर ऑल होनी चाहिए, पूरे रीजन में सभी के लिए ग्रोथ होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उनके ग्रोथ के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उनको देंगे, उनके साथ ट्रेड बढ़ाएंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, उनके लोगों को ट्रेन करेंगे, उनको लाइन ऑफ क्रेडिट देंगे, उनके साथ में और जो ग्लोबल गुड्स है उसके लिए बात करेंगे। लेकिन पहली लाइन क्या है, पहला शब्द क्या है, सिक्योरिटी। बिना सिक्योरिटी के सब संभव नहीं है। और सिक्योरिटी में जो थ्रेट है, जो बड़े कंट्रीज हैं, जो बेलिजरेंट कंट्रीज हैं, वी हु आर नॉट प्लेइंग बाय द रूल्स, कंट्रीज लाइक चाइना, जो UN क्लोज के डिस्प्यूट के डिसीजन को नहीं मानते, उन कंट्रीज के खिलाफ आप इनको सिक्योरिटी भी देंगे, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनेंगे। उसके लिए क्वाड बनाना पड़े, उसके लिए जय बनाना पड़े, उसके लिए कुछ भी बनाना पड़े, आप उसमें कंफर्टेबल होंगे। क्यों? बिकॉज इंडिया का विजन क्या है इंडो पैसिफिक का, रूल्स बेस्ड, ओपन फॉर ऑल एंड सिक्योर इंडो पैसिफिक। ठीक, और वो तभी होगा जब इंडिया ऐसे कंट्रीज के अगेंस्ट में एक रेजिलिएंट रिस्पॉन्स खड़ा करेगा। और जब तक सिक्योरिटी नहीं, तब तक इस रीजन में कुछ, कहीं भी कुछ और नहीं हो सकता। कोई दूसरा कंट्री, चाइना में सिक्योरिटी, श्रीलंका में सिक्योरिटी नहीं, देखिए क्या हो रहा है। तो सागर, और सागर की डेफिनेशन ही अगर आपने समझ ली तो आपके दिमाग में लिखने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स में इसमें आ जाएंगे। उसके बाद सेफ गार्ड मेन लैंड एंड इनलैंड, डिफेंड इट्स इंटरेस्ट, इंश्योर अ सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशन, मेक अवेलेबल इट्स कैपेबिलिटी टू अदर्स। मैंने आपको यही बोला,
सबसे पहले अपना मेनलैंड सिक्योर करिए, आइलैंड्स को सिक्योर करिए, दूसरों अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करिए, और उसके बाद ये इंश्योर, प्रायोरिटी समझिए, पहले अपने आप को सिक्योर करिए। आप ही सिक्योर नहीं होगा, दूसरा बोलेगा भाई अपने आप को तो देख लो। दूसरी चीज, सी व्हेन इंडिया सेज दैट ओके आई हैव दीस मेनी कोस्ट गार्ड्स, आई एम एबल टू डिफेंड माय coastline and my territory, people will buy that argument that okay now you are capable enough of protecting me। 26/11 हो रहा है एक तरफ और आप कह रहे हो हम आपको प्रोटेक्शन देंगे, बोलेंगे भाई पहले अपना कर लेते आप सब। दूसरी लाइन क्या है? इंश्योर अ सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल इंडियन ओशन। सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल। जब इंडियन ओशन सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी विल इमीडिएटली कम। विद सेफ्टी एंड स्टेबिलिटी कम्स प्रॉस्पेरिटी, मोर बिजनेस, मोर एक्सपोर्ट, ट्रेड। ठीक, और उसके बाद आगे क्या लिखा है? मेक अवेलेबल इट्स कैपेबिलिटी टू अदर्स। अपनी जो कैपेबिलिटीज हैं वो दूसरों के साथ शेयर करिए, उनको स्ट्रेंथन करिए। ठीक, अगेन इट इज समथिंग दैट चाइना इज नॉट डूइंग। चाइना कह रहा नहीं तुम हमारी सारा सामान ले लो, अपनी कैपेबिलिटीज मत बढ़ाओ, क्या करोगे? अदरवाइज वी विल नॉट बी एबल टू सेल यू, राइट? डीपनिंग इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन विद इट्स मैरीटाइम नेबर्स एंड स्ट्रेंथनिंग देयर कैपेबिलिटीज। मैंने आपको यही बताया, इंडिया के जो भी श्रीलंका है, मालदीव्स है, सेशल्स है, जो भी कंट्रीज हैं, पूरा आसियान है, आप क्या करिए? उनके साथ मैरीटाइम कोऑपरेशन बढ़ाइए, इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाइए, ट्रेड मोर, डू डिफेंस एक्सरसाइजेज, और उनकी इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कैपेबिलिटीज को एनहांस करिए, जिससे वो अपने आप को कल खुद भी प्रोटेक्ट कर सके। वरना भी ताइवान वॉर चाइना तैयारी कर रहा, ताइवान अगर प्रोटेक्टेड अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता लाइक वियतनाम डिड तो खत्म हो जाएगा। तो व्हेन यू हैव टू फाइट अगेंस्ट दीज रोग प्लेयर्स, यू हैव टू मेक श्योर कि जो छोटे कंट्रीज हैं वो अपने आप को भी डिफेंड कर सके। उसके बाद हमने क्या बोला? इंटीग्रेटेड एंड कोऑपरेटिव फ्यूचर टू एनहांस सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जब आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे हो तो आपको पता है, इफ वी वांट टू अचीव ग्लोबल गुड्स, इफ यू वांट टू अचीव 17 एसडीजीज, देन 17th इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनरशिप फॉर गोल्स। सबको साथ लाना पड़ेगा, तभी आप एसडीजीज को अचीव कर सकते हो। ये हमारा सागर का विजन है। तो कभी भी अगर सागर पर सवाल आए, इंडिया की नेबरहुड पर सवाल आए, ये 5 पॉइंट कोट करके और पीआईबी वाले एग्जांपल चलाते रहना है। ठीक, कि भैया इंडिया इकोनॉमिक कॉपरेशन के लिए कर रहा है, सिक्योरिटी के लिए कर रहा है। अभी आपने देखा कि आज ही जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू हुई है। ठीक, तो वो ध्यान रखिए। उसके बाद ब्रांड इंडिया क्या है? 5 T's, ट्रेड, टेक्नोलॉजी, ट्रेडिशन, टैलेंट, टूरिज्म। ठीक, कि हम इन 5 T's को बढ़ाएं, अपने ट्रेड को बढ़ाएं, टेक्नोलॉजी को बढ़ाएं, ट्रेडिशन को बढ़ाएं, टैलेंट को बढ़ाएं और टूरिज्म को बढ़ाएं। ठीक, तो वो ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला काम इंडिया क्या कर रहा है? आपने सुना होगा कि चाइना जो है स्ट्रिंग ऑफ पल्स चला रहा है इंडिया को घेरने के लिए, ठीक है ना, जिसमें श्रीलंका, म्यांमार और ये सब। ठीक, इंडिया ने उसके लिए क्या किया? द नेकलेस ऑफ डायमंड। आपके सामने मैप बना हुआ है जिसमें आप चाबहार, दुकम, अजम्पशन आइलैंड, सेशल्स का, चांकी, सबांग, वियतनाम, जापान और मंगोलिया को देख रहा हूं। ठीक, तो इंडिया ने क्या किया कि द नेकलेस ऑफ डायमंड स्ट्रेटजी चला दी। और इसमें हम क्या क्या कर रहे हैं? सबसे पहली चीज हम क्या कर रहे हैं? एक्विजिशन एंड क्रॉस सर्विसिंग एग्रीमेंट जापान के साथ हमने साइन करा है, जिसमें से एक दूसरे की लॉजिस्टिकल सर्विसेज को हम यूज कर सकते हैं। भाई मान लीजिए हमारा शिप वहां जा रहा है, उसे कोई जरूरत पड़ गई तो उसे वहां मिल जाए, और उनका शिप जब इंडियन ओशन में हो तो हम उसे सर्विस प्रोवाइड कर सकें। उसके बाद हमने क्या किया? जो चांगी नेवल बेस है सिंगापुर का, उसको हमें डायरेक्ट नेवल एक्सेस मिल गया कि हमारी आर्मी सीधे वहां पर पहुंच सकती है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर चाइना की आर्मीज वहां पर होंगी, समझिए बिल्कुल मलक्का स्ट्रेट पर है, बिल्कुल एकदम मलक्का स्टेट पर है आपका। ठीक है ना? तो कल को जब चाइना वहां पर कोशिश करने लगे कि भैया हमें अपनी आर्मी को यहां रखना है, तो आप उसके खिलाफ में ये काउंटर कर सकते हो। और उसके बाद आपने क्या किया? ज्वाइंट डेवलपमेंट ऑफ द सबांग पोर्ट विद इंडोनेशिया। इंडोनेशिया का जो सबांग पोर्ट है उसको इंडिया के साथ मिलकर के वो डेवलप कर रहा है, तो वो ध्यान रखिएगा। फिर डेवलपमेंट ऑफ अजम्पशन आइलैंड इन द सेशल्स एज अ नेवल बेस। सेशल्स में जो अजम्पशन आइलैंड है उसको हम एक नेवल बेस के तौर पर डेवलप कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद ज्वाइंट डेवलपमेंट एंड मिलिट्री एक्सेस टू द दुकुम पोर्ट इन ओमान। इंपॉर्टेंट क्या है? मिलिट्री एक्सेस।
ओमान के दुकुम पोर्ट में हमारे पास में हम सिर्फ ज्वाइंट डेवलप ही नहीं कर रहे, वहां पर हमारी मिलिट्री भी रह सकती है, मिलिट्री एक्सेस भी वहां पर हो सकता है। तो सोचिए इंडो पैसिफिक का एक कॉर्नर है ये, ठीक बात। उसके बाद चाबहार पोर्ट में हम डेवलप कर रहे हैं, करंटली हाल्टेड था, लेकिन आज ही आर्टिकल आ गया है कि चाबहार पोर्ट में इन्वेस्टमेंट ने हमें बहुत सारा यील्ड दिया है, तो आप उसको यहां पर सीधे डाल सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ एयर कॉरिडोर फॉर मंगोलिया, और मंगोलिया के लिए हम क्या कर रहे हैं, एयर कॉरिडोर बना रहे हैं, ठीक। तो ये हो गया हमारा। अगर कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि चाइना इंडिया को घेर रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना रहा है, चाइना के अगेंस्ट हम क्या कर रहे हैं, आप सीधे सीधे इसको यूज कर सकते हैं। और अगला आता है बिम्स्टेक। बहुत सवाल आपने देखे होंगे, भर भर के सवाल आते हैं बिम्स्टेक पर। तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान क्या रखना है कि बिम्स्टेक में कौन कौन से कंट्रीज है। पहले तो फुल फॉर्म लोगों को नहीं याद रहता है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिम्स्टेक में कंट्रीज कौन कौन से हैं, सामने आपके मैप में बना हुआ है। और बिम्स्टेक 1997 में स्टैब्लिश होता है। अब समझिए कौन कौन से सेक्टर्स में हम किस कंट्री के साथ क्या कर रहे हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ हमारा ट्रेड बहुत, अच्छा, तो बिम्स्टेक में सबसे पहली चीज क्या है कि जो सेक्टर्स दिए हुए हैं, इन सेक्टर्स को कौन कौन सा कंट्री हेड कर रहा है। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डेवलपमेंट बांग्लादेश देख रहा है, भूटान एनवायरमेंट एंड क्लाइमेट चेंज देख रहा है, इंडिया सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म और ये सब देख रहा है। तो वो एक पूरी लिस्ट है, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद अगर आइए तो बिम्स्टेक की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, बिम्स्टेक सार्क और आसियान के बीच का ब्रिज बन सकता है, क्योंकि सार्क पाकिस्तान के होने की वजह से लगातार खत्म पड़ा। पाकिस्तान सबसे बड़ा उसमें एक ऑब्स्टिकल बन करके आ गया था कि सार्क की फंक्शनिंग नहीं होने दे रहा था। तो बिम्स्टेक को हमने क्या कर सकते हैं, एक ब्रिज के तौर पर सोच सकते हैं बिटवीन सार्क एंड आसियान, ठीक। उसके बाद 25 साल एस्टेब्लिशमेंट पर समिट हुई थी, जिसमें हमने क्या किया, बिम्स्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स, कि क्रिमिनल मैटर्स में हम जो है वो म्यूचुअली लीगल असिस्टेंस एक दूसरे को देंगे। होता है ना कई बार हमारे यहाँ का अपराधी वहां भाग गया, वहां का अपराधी हमारे यहाँ आ गया, तो उसमें हम एक दूसरे के साथ में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। बिम्स्टेक एमओयू ऑन म्यूचुअल कोऑपरेशन ऑन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, एक दूसरे के डिप्लोमेट्स को ट्रेन करेंगे। और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिम्स्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी। जब आपने मैंने आपको इससे पहले वाली क्लास में आईआर का पढ़ाया था, तो मैंने बोला था कि आज आईआर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। पिछले साल यूपीएससी ने इससे भी पूछा था, टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल रिलेशंस। तो हर छोटे से छोटा जो प्लूरिलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या करेगा, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर जरूर बात करेगा। उसके बाद हमारी अगली स्ट्रेटजी क्या थी, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। सामने मैप बना हुआ है, मैप में कंट्रीज दिए हुए हैं, कौन कौन से कंट्रीज हैं, ध्यान रखना है। उसके बाद कब बना, 1997 में बना। फोकस एरिया बहुत इंपॉर्टेंट, फोकस एरिया। अब आप समझिए, कभी भी मान लीजिए इन फोकस एरिया पे सवाल आए, मैरीटाइम सेफ्टी, तो शुरुआत कर दो IORA से, ठीक। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन, फिशरी मैनेजमेंट, डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड कल्चरल एक्सचेंजेस, एकेडमिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी बहुत ज्यादा फोकस है, ठीक। एंड विमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, इन सारी चीजों को, ये सारे हमारे फोकस एरियाज हैं। तो जैसे जैसे पीआईबी में आता जाए कि मान लीजिए इंडिया किसी कंट्री के साथ जो इनके मेंबर है वहां कुछ हो रहा, तो उसको एग्जांपल के तौर पर वहां पर लिखते जाएंगे, ठीक। उसके बाद इंडियन ओशन डायलॉग, ठीक, इन्होंने क्या किया, ट्रैक 1.5 फोरम बना दिया था। ट्रैक 1.5 क्या होता है, ट्रैक 1 डिप्लोमेसी का मतलब होता है जहां पर सरकारी अधिकारी आपस में बैठ के बात करें। ट्रैक 2 डिप्लोमेसी का मतलब होता है जहां पर नॉन गवर्नमेंटल लोग आपस में बात करें। और ट्रैक 1.5 का मतलब क्या होता है, जहां पर पॉलिसी वाले लोग भी हों, थिंक टैंक वाले लोग भी हों, मतलब कुछ गवर्नमेंट वाले लोग हों और कुछ नॉन गवर्नमेंट लोग हों, उसे कहते हैं ट्रैक 1.5। तो इंडियन ओशन डायलॉग अपना एक ट्रैक 1.5 फोरम चला रहा था, जिसमें से इस पूरे एरिया के जो भी इश्यूज होते थे उन पर फ्री डिलिब्रेशन हो रहा था। लेटेस्ट डायलॉग इसका इंडिया ने होस्ट किया था और थीम क्या थी, पोस्ट पैंडेमिक इंडियन ओशन। तो एक्सपेक्ट करिए कि इस साल सवाल बनेगा, ठीक। लेवरेजिंग डिजिटल टेक्नोलॉजीज फॉर हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट एंड ट्रेड इन IORA मेंबर स्टेट। चैलेंजेस क्या हैं, नॉन यूनिवर्सल मेंबरशिप ऑफ इंटायर इंडियन ओशन पर्टिकुलरली बाय आसियान। मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडियन ओशन के मेंबर हो तो बाय डिफॉल्ट ऑफ IORA के मेंबर ही हो जाओगे, ठीक।
मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल कोहेजन अमंग मेंबर स्टेट, जो मेंबर स्टेट हैं वही आपस में सही से नहीं चला पाते हैं, उनमें लड़ाई होती रहती है। और अगला ग्रोइंग मल्टीपोलैरिटी विद चैलेंजेस ऑन डिफरेंशियल एस्पिरेशंस, क्योंकि आई देखिए हर कंट्री अपना अलग अलग एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस भी चाहता है, इंडिया भी चाहता है, ऑस्ट्रेलिया भी चाहता है, तो आपस में ही कई बार गड़बड़ होने लगती है। तो मल्टीपोलैरिटी बढ़ रही है, मतलब अब इंडिया बढ़ रहा है तो ऑस्ट्रेलिया भी तो बढ़ रहा है, कोई जापान भी बढ़ रहा है, तो आपस में कोहेजन मुश्किल हो जाता है। और इशू सच एज पायरेसी, टेररिज्म, एक्सपेंशनिज्म, ये सब उनको हैम्पर करते हैं। अब चाइना लगातार एक्सपेंशनिज्म कर रहा है, पाकिस्तान का मान लीजिए टेररिज्म का मामला है, आप आशियान कंट्रीज में जाओगे तो वहाँ पे नार्को टेररिज्म का मामला है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें इनके इश्यूज को हैम्पर करती हैं। उसके बाद अगला है हमारा आशियान। सबसे ज़्यादा सवाल अगर आपने पिछले कुछ सालों में देखे होंगे तो किस में देखे होंगे? आशियान में। भर भर के सवाल आते हैं आशियान से। तो आशियान का फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। कितने कंट्रीज हैं? 10 कंट्रीज हैं। 10 की लिस्ट आपके सामने है, ठीक। उसके बाद पहला तो 10 कंट्रीज हैं, इसमें 63% ऑफ वर्ल्ड्स ऑयल ट्रेड टेक्स प्लेस स्ट्रेट ऑफ मलक्का। और मलक्का स्ट्रेट ये आपको मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में दिख रही है, सिंगापुर जिसकी टिप पर है। तो ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो है वो आसियान की सबसे की चीज़ है, इसीलिए चाइना क्या चाहता है? स्ट्रेट ऑफ मलक्का किसी न किसी तरह से उसके कंट्रोल में आ जाए। लाइज एट हार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक, रिमेन्स एट द सेंटर इंडो पैसिफिक विद एशियन सेंट्रलिटी। इंडिया बार बार क्या बोल रहा है? इंडिया को पता है कि आसियान कंट्रीज इकोनॉमी में उतना पावरफुल नहीं है, माइट में उतना पावरफुल नहीं है, उतनी बड़ी आर्मी नहीं है, लेकिन आसियान कंट्रीज हैं इंपॉर्टेंट। तो उसकी इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ाई जाए, कैसे उस इश्यूज को हाईलाइट किया जाए जो आसियान फेस कर रहा है? क्या करो, पूरे रीजन में, इंडो पैसिफिक रीजन में ये बोलो कि आसियान इज एट द सेंट्रलिटी। तो क्या होगा? पूरे रीजन का, पूरी दुनिया का दिमाग आसियान की तरफ जाएगा। तो अगर कोई छोटे से छोटा मुद्दा भी आसियान में हो रहा है, कोई चाइना कोई छोटे से छोटा मुद्दा भी आसियान में कर रहा है, तो लोगों को लगेगा यार ये तो गलत हो रहा है। क्यों? सुनना क्यों? When you say that इंडो पैसिफिक में आसियान सेंट्रलिटी होगी, तो जिन लोगों का भी स्टेक इंडो पैसिफिक से जुड़ा है, जो भी इंडो पैसिफिक में ट्रेड कर रहे हैं, सबको लगेगा यार आसियान में कुछ गड़बड़ हुआ तो हमारे साथ भी गड़बड़ हो जाएगा, कि हमारे ट्रेड वहां पर है, हमारी सिक्योरिटी वहां पर है, हम वहां से ऑयल निकाल रहे हैं। तो व्हाट यू डू, जब आपको लगे कि कहीं आप डीप पॉकेट से लड़ नहीं सकते, तो उस रीजन को सबके लिए इंपॉर्टेंट बना दो, जिससे कल को कोई उसमें हमला करे, कोई गड़बड़ करे, तो सब लोग। अभी क्या है, अफगानिस्तान में हमला हुआ, किसे पड़ी है? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? यूक्रेन में हमला हुआ, किसे पड़ी है? लेकिन अगर पूरी दुनिया का स्टेक यूक्रेन में होता तो सबको पड़ी होती। अगर पूरी दुनिया के स्टेक आसियान में हो जाए, तो आसियान में चाइना कोई भी काम करेगा तो सबको दिक्कत होगी और सब खड़े होंगे, ठीक। तो आसियान सेंट्रलिटी इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक थिंग, ठीक। उसके बाद चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस सीधे, अच्छा हाँ, चैलेंजेस क्या है? न्यू पावर इक्विलिब्रियम, चाइना राइज कर रहा है, जापान राइज कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान। अब टर्की, मलेशिया, पाकिस्तान अपना एक ग्रुप बना रहे थे इंडो पैसिफिक में, ठीक। तो वो भी गड़बड़ चीज हमारे लिए चल रही थी। मलेशिया जो है वो बहुत ज्यादा टर्की के साथ में और पाकिस्तान के साथ में जा रहा था, हालांकि अब थोड़ा कम हुआ है। उसके बाद यहाँ पर पॉलिटिकल अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत है, ठीक। कभी भी कुछ भी होता है। आपने देखा मलेशिया में गवर्नमेंट चेंज हो गई, अभी फिलीपींस में चेंज हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद इश्यूज ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स, यहाँ पर क्या है, चाइना के इन्फ्लुएंस की वजह से लोग रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो नहीं करते हैं। अनसर्टेन जियो इकोनॉमिक डायरेक्शन, इस रीजन की जियो इकोनॉमिक डायरेक्शन सर्टेन नहीं है। क्यों? नार्को टेररिज्म बहुत है, क्यों? चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत है, क्यों? इकोनॉमीज भी कई बार बहुत इन्फ्लेटेड लगती है। 1999 में आपने देखा था कि थाईलैंड में, पूरे साउथ चाइना, पूरे इस रीजन में क्राइसिस हुई थी, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ इंटरनल कोहेजन, आपस में भी एक कंट्री, कोई एक कंट्री चाइना के साथ जाता है, दूसरा कंट्री कहता है हम नहीं जाएंगे, आपस में ही बहुत ज्यादा इंटरनल कोहेजन नहीं है। और सेंट्रलिटी ऑफ आसियान टू एशिया फ्यूचर, पहले तो ये सोचिए, इंडो पैसिफिक छोड़ दीजिए, क्या एशिया के फ्यूचर में आसियान की सेंट्रलिटी है? क्या एशिया का फ्यूचर आसियान से लिंक्ड है? क्या उतनी ट्रेड कनेक्टिविटी है? क्या उतनी टेक ब्रिज है? क्या उतना डेमोग्राफी का ब्रिज है? ठीक, क्या उतना ट्रेड का ब्रिज है? ठीक। और उसके बाद सामने इशू दिखा हुआ है, पार्सल आइलैंड, स्पार्टली आइलैंड, ये सब पे चाइना क्या कर रहा है? लगातार यहाँ पर घुस रहा है और इनके इंटरनल जो सोवर्निटी है उसको खत्म कर रहा है। उसके बाद आइए
अब एक चीज और कि इंडिया आसियान कहां पर खड़े हैं आज, ठीक। फॉर्मल रिलेशंस हमारे 1992 में शुरू होते हैं सिंगापुर समिट के अंदर। इंडिया की पॉलिसी डॉक्ट्रिन पहले लुक ईस्ट की थी, आज एक्ट ईस्ट की है। समझ ध्यान से सुनिएगा, इंडिया की पॉलिसी डॉक्ट्रिन पहले लुक ईस्ट की थी, आज एक्ट ईस्ट की है। दोनों में डिफरेंस क्या है? लुक ईस्ट क्या कह रहा था? लिमिटेड टू इकोनॉमिक गोल्स, कि हम सिर्फ इकोनॉमिक तौर पर कॉपरेट करेंगे। अगला क्या है? हमारा जो प्रायोरिटी एरियाज थे वो क्या थे? साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया। हमारे जो प्रायोरिटी एरियाज थे वो क्या थे? साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट एशिया, ठीक। और उसके अलावा हमें यह समझ में आया कि लुक ईस्ट हमने उस समय करी थी क्योंकि हमारी डोमेस्टिक नीड थी, हमें अपनी इकोनॉमी को जरूरत थी अपनी इकोनॉमी को ओपन करने की। लेकिन एक्ट ईस्ट में दिक्कत, एक्ट ईस्ट में क्या है? लुक ईस्ट में हम बोल रहे थे वी आर प्लेजिंग मोर डिलीवरिंग लेस। लुक ईस्ट में हम सिर्फ इकोनॉमी की बात कर रहे थे, एक्ट ईस्ट में हमने कहा नहीं, मल्टी फेसेटेड हमारे ट्रेड रिलेशन, मल्टी रिलेशन होने चाहिए ट्रेड में, कल्चर में, हर जगह पर, ठीक है ना। उसके बाद एक्ट ईस्ट में हमने क्या किया? इनकम्पासेस इकोनॉमिक, सिक्योरिटी, कल्चरल एंड अदर रेल्म्स, ठीक। सारे हमने उसके जो एरिया था वो वाइड कर दिया। हमने कहा कि भाई हर एक डोमेन में हम साथ जाएंगे। उसके बाद वाइडेंड फोकस टू द एंटायरिटी ऑफ इंडो पैसिफिक। एक्ट ईस्ट में हम सिर्फ आसियान तक ही सेंटर थे, लुक ईस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ आसियान की बात कर रहे थे, एक्ट ईस्ट में हम पूरे इंडो पैसिफिक को लेकर के चल रहे हैं, ठीक। उसके बाद एफिशिएंट डिलीवरीज, प्रोजेक्ट तेजी से डिलीवर कर रहे हैं, चाहे वियतनाम हो, चाहे लाओस हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे ट्राइलेटरल हाईवे हो, हर एक प्रोजेक्ट हमने तेजी से डिलीवर करना चालू कर दिया। जब प्रोजेक्ट की डिलीवरी स्पीड आ गई प्रोजेक्ट डिलीवरी में, तो क्या हुआ? लोगों ने सीरियसली लेना चालू कर दिया। इंडिया सीरियस है, अपने कमिटमेंट्स इंडिया पूरा कर रहा है, ठीक। उसके बाद कोऑपरेटिंग एंड मैनेजिंग ग्रेट पावर रिलेशंस। इंडिया को यह समझ में आ गया कि आसियान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ब्लॉक। क्यों? क्योंकि आसियान वो ब्लॉक है जिससे अमेरिका भी संबंध चाहता है, जिससे जो है वो चाइना भी संबंध चाहता है, जिससे फ्रांस भी संबंध चाहता है, ईयू भी संबंध चाहता है, जापान भी चाहता है रिलेशंस अच्छे हों। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें बिग पावर रिलेशनशिप को मैनेज करना है तो हमें आसियान में अपना स्टेक भी बढ़ाना होगा। तो एक्ट ईस्ट इन चीजों को लेकर के चल रहा था। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है? हम पहले तो एपेक्स लेवल की समिट होती है, लीडरशिप लेवल की, आपने देखा होगा 1 साल पहले 26 जनवरी पर सारे आसियान लीडरों को बुलाने का वो था, ठीक। उसके बाद सपोर्टिंग आसियान इंडिया एक्टिविटीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्रिएटेड फंड्स फॉर आसियान इंडिया कोऑपरेशन। आसियान इंडिया ग्रीन फंड बना दिया है, आसियान इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड बना दिया है। हम क्या कर रहे हैं? हम ऐसे फंड्स भी बना रहे हैं जिससे कि हम अपनी कैपेबिलिटीज को टुगेदर बढ़ा सकें। उसके बाद दिल्ली डायलॉग हमने शुरू कर दिया है, और उसका भी कारण क्या है कि इंडिया और आसियान की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पर और बातचीत हो। इकोनॉमिक एंगेजमेंट क्या है? एशियन इकोनॉमिक मिनिस्टर्स इंडिया कंसल्टेशंस होते हैं, जिसमें से आसियान इंडिया का जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसको हम रिव्यू करते हैं और अपने ट्रेड को आगे कैसे बढ़ाया जाए उस पर बात करते हैं। आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल बना के रखी है जिसमें प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेट करते हैं कि हम कैसे आसियान के साथ वी कैन डू बिजनेस मोर, ठीक। और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड के लिए हमने क्या कर रखा है? हर एक कंट्री की सेल बना रखी है, हर एक कंट्री में हमें कैसे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है। आसियान लेड फोरम कौन कौन से हैं? कौन से ऐसे फोरम है जिनको आसियान लीड करता है? पहला ईस्ट एशिया समिट, आपने देखा होगा आजकल बहुत फेमस हो गई है, ठीक है, दुनिया भर से लोग ईस्ट एशिया समिट में जाने लगे हैं। उसके बाद आसियान रीजनल फोरम, आसियान डिफेंस मिनिस्टर मीटिंग प्लस, जिसे आप कहते हो ADMM प्लस, और उसके बाद एक्सपेंडेड आसियान मैरिटाइम फोरम, जिसमें से अब जब ये फोरम बनने लगते हैं तो क्या होता है? आप यू हैव मोर प्लेटफॉर्म्स टू टॉक एंड यू हैव स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म्स टू टॉक कि भाई इस विषय पर हम यहां पर ये बात करेंगे, ठीक। उसके बाद कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स इंडिया क्या क्या चला रहा है? तो पहले तो आपने देखा होगा कि मेकॉन्ग गंगा कॉर्पोरेशन चल रहा है, हमारा पिक्चर सामने है। उसके बाद ट्राइलेटरल हाईवे चल रहा है इंडिया में, हमारा थाईलैंड। और उसके बाद आप क्या कर रहे हो? सितवे पोर्ट को कनेक्ट कर रहे हो कोलकाता पोर्ट से, तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक। तो इंडो आसियान के बारे में हमें ये ध्यान रखना है। क्या क्यों जो चाइना चला रहा है, क्या क्यों। उसके बाद आते हैं सार्क पर, ठीक। सार्क कंट्रीज कौन कौन से हैं? आपके सामने लिखा हुआ है ग्रुप, मतलब फोटो में, ठीक है। उसके बाद सार्क जो है वो हमने 1985 में हमने एस्टैब्लिश करा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है। साउथ एशिया जो शब्द आया ये सार्क के बनने के बाद इसने और करेंसी पाली। 5 प्रिंसिपल्स थे। पहला क्या था? सोवरीन इक्वलिटी, कि सभी लोग इक्वल होंगे। दूसरा क्या था? टेरिटोरियल इंटीग्रिटी,
अब क्या पाकिस्तान आपकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को फॉलो कर रहा है? ठीक। तीसरा क्या था? पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, और चौथा क्या था? नॉन इंटरफेरेंस एंड इंटरनल अफेयर्स। ये 5 प्रिंसिपल्स आपके बनाए गए थे सार्क के। उसके बाद पोटेंशियल टू कल्टिवेट अपॉन इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। सार्क में अगर हम देखें, अगर पाकिस्तान सुधर जाए या पाकिस्तान उस तरह से कंटेन किया जाए तो सार्क में वो पोटेंशियल है कि इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को वो वापस से, मतलब इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को फर्दर वो कल्टिवेट कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। Issues related to consensus building, particularly with countries like Pakistan, plagues the organization. Obviously, बात है, Pakistan is a big problem creator in this. South Asia is among the least integrated regions of the world and being located at the center of Indian Ocean. समझिए, साउथ एशिया की समस्या क्या है? पाकिस्तान अलग भाग रहा है, अफगानिस्तान में प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है ना। फिर आप देखोगे तो नेपाल, बांग्लादेश के इश्यूज कुछ ना कुछ चलते हैं, आसियान में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते हैं। तो साउथ एशिया को इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन। अगर आपको इंडिया से अफगानिस्तान ट्रेड करना हो तो सोचो कितने जाम है, इंडिया से सेंट्रल एशिया ट्रेड करना हो कितने जाम है, कनेक्टिविटी नहीं है बीच में, इसलिए लीस्ट ट्रेड कनेक्टिविटी नहीं है। आपको चाबहार बनाना पड़ गया, आप समझ रहे हो, सेंट्रल एशिया जाने के लिए। कोई और कंट्री होता तो सीधे सीधे आप डायरेक्टली जा सकते थे, आपको चाबहार ईरान में बनाना पड़ा कि आप सेंट्रल एशिया का एक्सेस कर सको, ठीक, एंड अफगानिस्तान का एक्सेस कर सको। वे फॉरवर्ड, Delhi must devote itself to bilateral, sub-regional and trans-regional cooperation with our neighbors, all of whom except Pakistan want India to do more. ठीक, अगर आपको लगता है कि भाई शार्क में जो है वो पाकिस्तान साथ में थे, आप एस्टेब्लिश मैकेनिज्म उसको बाहर निकाला जाए, या बिमस्टेक को ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाए, समाव अफगानिस्तान को ले लिया जाए व्हेन इट गेट्स डेमोक्रेसी बैक। ठीक, उसके बाद अगला है क्वाड। देखिए क्वाड जो है वो इंसेप्शन इसका 2007 में हुआ। इंपॉर्टेंट है क्वाड के कमिटमेंट क्या है। पहला कमिटमेंट क्या है? आप होल्डिंग रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर। जैसे ही आपने सुना आपको क्लियर समझ में आ गया, रूल्स बेस्ड की बात कर रहे हैं, मतलब चाइना की वो कंटेन करने की बात हो रही है, चाइना इज नॉट अबाइडिंग बाय रूल्स। अगला, रिस्पेक्ट फॉर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंसी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। अब सारे शब्द समझिए। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी चाइना नहीं फॉलो कर रहा, सोवरेन रूल ऑफ लॉ चाइना नहीं फॉलो कर रहा, ट्रांसपेरेंसी उसके ट्रेड मैकेनिज्म में या डेट मैकेनिज्म में नहीं है, और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन चाइना कर्टेल कर रहा है। उसके बाद पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ डिस्प्यूट्स, नॉट लाइक कि आपने आर्मी भेज दी कहीं पर भी, एंड मेंटेन फ्री, ओपन एंड सेफ इंडो पैसिफिक। ठीक बात, आगे आइए क्या क्या कर रहे हैं। मालाबार एक्सरसाइज, मेजर मिलिट्री एक्सरसाइज, पार्ट ऑफ कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। मालाबार एक्सरसाइज ने चाइना को टेंशन में भी डाल दिया था कि भाई इतने बड़े कंट्री साथ में आ रहे हैं। उसके बाद कोएलिशन फॉर अ हाइपर एक्टिव चाइना, टू कंटेन दिस हाइपर एक्टिव चाइना। ठीक, और अपहोल्ड द इंटरेस्ट ऑफ इशू बेस्ड अलायंस। चारों कंट्रीज के जो क्वाड में है सबके कलेक्टिव इंटरेस्ट है जो एक दूसरे से कन्वर्ज हो रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा इंटरेस्ट क्या है? फ्री इंडो पैसिफिक, तभी वो ट्रेड कर पाएंगे। ठीक, अगला लेटेस्ट समिट, उसमें क्या हुआ? आसियान सेंट्रलिटी को रिएफर्म किया गया। क्वाड क्लाइमेट चेंज अडॉप्टेशन एंड मिटिगेशन प्रोग्राम बनाया गया जिसको कहते हैं क्यू शैम। अगला, कोऑर्डिनेट कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स इन द इंडो पैसिफिक रीजन अंडर द क्वाड साइबर सिक्योरिटी पार्टनरशिप। आपने क्या किया? इंडो पैसिफिक रीजन में आपने कहा कि हम साइबर सिक्योरिटी को लेकर के अपनी कैपेबिलिटीज को डेवलप करेंगे। और क्रिटिकल टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स, आपने बोला कि भैया हम कॉमन प्रिंसिपल्स लाएंगे जिससे क्या हो? क्रिटिकल टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर शुरू हो, सबके लिए यूजेबल हो। और इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस, जो लोग जानते होंगे उन्हें समझ में आ रहा होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। चाइना जो कर रहा है उसमें अगर कंट्रीज के पास मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस नहीं है, यू आर बाउंड टू फेल, बाउंड टू फेल। क्यों? आपको पता ही नहीं है कि भाई आपकी अपनी मिलिट्री डोमेन में, आपकी अपनी मैरीटाइम डोमेन में क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं क्या क्या हो रहा है। सोचिए वो आइलैंड बना के निकल जाता है। फिर अदर डेवलपमेंट्स, आज क्या है? ऑकुस खड़ा हुआ है। ऑकुस क्या है? अलायंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएसए। एक्सचेंज ऑफ नेवल न्यूक्लियर प्रपल्शन इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट, नेवल न्यूक्लियर प्रपल्शन इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट इनेबलिंग पार्टनर्स टू शेयर नेवल न्यूक्लियर प्रपल्शन इंफॉर्मेशन ट्राइलेटरली। इससे क्या होगा? अगेन अ पोटेंशियल डिटरमेंट अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चाइना लगातार ऑस्ट्रेलिया को लेके हॉस्टाइल हो रहा था, ठीक है ना। तो ऑकुस ने क्या किया? थोड़ा सा एक वो किया कि नहीं भाई यहाँ पर भी ये नॉलेज शेयरिंग शुरू हो रही है। उसके बाद डेवलप एंड प्रोवाइड जॉइंट एडवांस मिलिट्री कैपेबिलिटीज टू प्रमोट सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द इंडो पैसिफिक रीजन। इंडो पैसिफिक रीजन में कैसे हम सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी को प्रमोट करें, उसके लिए लोग काम कर रहे हैं। और उसके अलावा इंडो पैसिफिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी,
साइंड बाय इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, यूएसए एंड वियतनाम। मतलब अब इंडिया कोशिश क्या कर रहा है, इंडो पैसिफिक के नाम पर और चाइना को कंटेन करने के नाम पर बहुत सारे कंट्रीज को साथ ला रहा है। ठीक, उसके बाद इंटेंडेड टू एडवांस रेजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी, इंक्लूसिवनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, फेयरनेस एंड कम्पिटिटिवनेस फॉर आवर इकोनॉमिक एरियाज, इकोनॉमिक्स। ठीक, उसका एरिया ऑफ कॉपरेशन इसमें क्या है, ट्रेड। ठीक है, ट्रेड कैसा होना चाहिए, हाई स्टैंडर्ड, इंक्लूसिव, फ्री एंड फेयर ट्रेड कमिटमेंट्स। सप्लाई चेन कैसी होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी हो, डाइवर्सिटी हो, सिर्फ चाइना पर रिलायबिलिटी ना हो, और सिक्योरिटी एंड सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए सप्लाई चेन्स में, जिससे कि वो रेजिलियंट हो। जैसे कोविड हुआ, चाइना की डिपेंडेंस थी, पूरी की पूरी सप्लाई चेन खत्म, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर क्लीन एनर्जी, डीकार्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सेलरेट द डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट ऑफ क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज। जब इतने सारे, आप इसमें देखिए, इसमें अमेरिका भी है, इसमें ऑस्ट्रेलिया भी है, इसमें जापान भी है, लेकिन इसमें ब्रुनेई भी है, मलेशिया भी है, इंडिया भी है, मतलब डेवलपिंग और डेवलप्ड कंट्रीज का ग्रुप है। तो क्या होगा, दोनों लोग टेक्नोलॉजी शेयर कर सकते हैं। और उसके बाद टैक्स एंड एंटी करप्शन, कि भाई जो भी यहाँ पर टैक्स इवेजन के लिए जो लोग जा रहे हैं उन पर भी आप इंफॉर्मेशन शेयर करिए। और आखिरी क्या है, फिपिक, फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कॉपरेशन ग्रुप। आपके सामने फोटो बनी हुई है, जो लोग फिपिक में हैं, क्या क्या हो रहा है। फिपिक कब लॉन्च किया गया, 2014 में। क्यों, क्योंकि यहाँ मेंबर कंट्रीज ज़्यादा थे, छोटे छोटे कंट्रीज थे, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में उनका वोट तो एक कैलकुलेट होता था, खासकर जनरल असेंबली में। तो हमारे यूनाइटेड नेशंस की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज़रूरी थे, प्लस आइलैंड नेशंस थे। तो कल को अगर चाइना जो है वो इनके खिलाफ कुछ करे तो हमें भी इनके साथ में खड़ा होना है। ठीक, तो हमने क्या किया, इंडिया कोऑपरेट्स विद 14 आइलैंड कंट्रीज ऑफ द इंडियन ओशन। सिग्निफिकेंस क्या है इनका, ये लोग साइज में भले ही स्मॉल हो, लेकिन इनका ईईजेड काफ़ी बड़ा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जहां पर इंडिया के साथ कोऑपरेट कर सकता है मिनरल्स में, फिशरीज में और दूसरे एरियाज में। फिर यूएनजीए में इनका वोट है, और ये क्या करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपिंग कंट्रीज के मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर स्टेशन है यहाँ पर। ठीक, जैसे आपने देखा होगा कि फ्रांस का नेवल बेस है, यूएसए का नेवल बेस है, और बहुत सारे कंट्रीज के न्यूक्लियर स्टेशन भी यहाँ पर हैं। अश्योर सीमलेस प्रेजेंस अक्रॉस द इंडो पैसिफिक रीजन। इससे होता क्या है, इंडिया की इंडो पैसिफिक में एक प्रेजेंस होगी कि हाँ भाई हम लोग वहाँ पर भी हैं, सिर्फ इंडियन ओशन में ही नहीं है, पैसिफिक में भी हमारे पैर जमे हुए हैं। उसके बाद हिस्टोरिकल एंड कल्चरल कनेक्ट हमारा है, और इंडियन एफर्ट्स क्या हैं, हमने सागर का एक्सटेंशन करके फिपिक तक ला दिया। समझो, यही से शुरुआत की थी ना। रीजन मैंने कहा था इंडो पैसिफिक है, क्यों, क्योंकि इंडिया ने क्या कह दिया है, फिपिक भी उस रीजन का हिस्सा है, फिपिक में भी सागर चलेगी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल। फिपिक में भी सागर चलेगी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल, यानी कि रीजन हमने अपना बढ़ा लिया है, सिर्फ इंडियन ओशन ही हमारा रीजन नहीं रह गया है। आगे, फिपिक कंस्टिट्यूटेड एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ वैक्सीन मैत्री। हमने खूब वैक्सीन भेजी है और उनके दिल जीते, विनिंग द हार्ट्स एंड माइंड्स व्हेन यू कांट विन विद मनी। आगे, कॉपरेशन इन एरियाज ऑफ मैरीटाइम सिक्योरिटी, मरीन टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, क्लाइमेट चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। ठीक, तो वो हमें ध्यान रखना है। उसके बाद एक टेबल बनी है, जिस टेबल में आपको ये बता दिया गया है कि इंडिया हर एक इंपॉर्टेंट कंट्री के साथ क्या क्या कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया नेपाल पर सवाल आ रहा है, ठीक, तो आपने बता दिया कि इंडिया वेस्ट सेती प्रोजेक्ट बना रहा है हाइड्रो पावर का। 4 साल में जो है वो इंडिया कोशिश क्या कर रहा है कि हम इसको खत्म कर दें, पूरा डेवलप कर दें। उसके बाद में हम तराई रोड्स बना रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज, ये बिल्कुल आपके इस साल के जो इवेंट्स हो रहे हैं उन पर आपकी चर्चा, ठीक है। सिमिलरली श्रीलंका में इंडिया क्या क्या कर रहा है, तो ये आपकी एक फोटो पड़ी है, इस फोटो में जो है वो जितने भी हमने प्रोजेक्ट श्रीलंका में कर रखे हैं वो सारे के सारे इस फोटो में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद म्यांमार में सितवे की बात हो गई, पेट्रोलियम रिफाइनरी हम बना रहे हैं। भूटान में हम डिजिटल ड्रुक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना। ये क्या कर रहा है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आईसीटी को वहां पर इंप्रूव कर रहा है, ठीक। और उसके अलावा सिमिलरली बांग्लादेश में हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, तो फेनी ब्रिज बना रहे हैं, ठीक है, इंडियन वाटर ट्रांजिट की बात हो रही है। मालदीव्स में हम क्या कर रहे हैं, ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट बना रहे हैं। और वनीला आइलैंड्स में हम क्या कर रहे हैं। तो जो हमारे सागर में जो रीजन्स हैं, कंट्री वाइज भी उनमें क्या डेवलपमेंट हुआ है वो हमने आपको इसमें पूरा बता दिया गया है। तो आपके लिए आंसर लिखना इसके बाद आसान होगा, ठीक। धन्यवाद।